बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Last time, welcome. Last time we discussed वालेकुम अस्सलाम। article 6.2 about angle and orthogonality in an inner product. Why we are revisiting angle and Cauchy-Schwarz inequality, blah blah. We have seen all these things before, but previously we considered them in terms of dot product, which is the Euclidean inner product. But now we are looking at it from the generalized perspective of inner product. And I have discussed a few of the problems of finding angle between vectors in Euclidean inner product and weighted Euclidean inner product. And we see that changing the inner product, the angle between the vectors change. To demonstrate that angle, inner product in fact determines the geometry of the space. We talked about the properties of inner product, which are just extension of the properties of the dot products we previously have studied. And these kind of things are right now not very important for us, but the proofs are built in exactly the same way that they were built for dot products earlier. Orthogonality is something which we have to concentrate upon, and I think this is the point where we terminated our discussion last time. Before I proceed further, some of the problems in exercise 6.1 जो कि हमने डिस्कस तो कर लिया था आर्टिकल, लेकिन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस किए थे। यहाँ मैंने जैसे यहाँ दिया हुआ है कि आप इनर प्रोडक्ट यूक्लिडियन है आर स्क्वायर पे, यू ये वेक्टर है, वी ये वेक्टर है, डब्ल्यू ये है, के एक स्केलर है, ये सब चीज़ें मालूम करें। Now, the question has asked you to find out all these things, the inner product using a Euclidean inner product. मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, यूक्लिडियन नहीं, आप ये बात है यूक्लिडियन है, इसको छोड़ें, आप इस पे काम करें ज़रा, वेटेड इनर प्रोडक्ट पे ये सारी प्रॉपर्टीज। तो मैंने सी फॉर एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट की है, एंड सिमिलर इज द केस इन क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये एक स्केलर दिया हुआ है, और आपसे कहा गया है कि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट पर ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई करें। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि यूक्लिडियन पे तो ये सब आप जानते हैं पहले से, ये वेटेड यूक्लिडियन पे एटलीस्ट वन डिफरेंट इनर प्रोडक्ट पे ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई करें। मैंने पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टीज में वेरीफाई की हुई है। आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस इज डी डिस्कस की हुई है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 8 वो आपसे कह रहा है कि दो पोलिनोमियल्स हैं पोलिनोमियल स्पेसेस में, इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस एग्जांपल मालूम करें। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, इस एग्जांपल को छोड़िए, हम इनर प्रोडक्ट ये ले रहे हैं बिटवीन टू पोलिनोमियल्स। हाउ विल इवैल्यूएट इनर प्रोडक्ट? ये पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय पोलिनोमियल, हम क्यों होता है इंटीग्रल बिटवीन -1 and 1। तो ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, आई होप यू कैन डू इट इजीली, there should not be any problem. I've written the inner product and ask you to complete it yourself. And for example, norm of a polynomial निकालना है, तो norm निकालने के लिए आप square root of inner product of the polynomial with itself, तो ये भी आप कर सकते हैं। हाँ, एक एग्जांपल ये लिया कि हमने एक वेटेड इनर प्रोडक्ट लिया। हमने एक इनर प्रोडक्ट लास्ट टाइम डिस्कस किया था जिसमें एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी और उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स आ रहे थे, लेकिन ये इनर प्रोडक्ट जिसमें नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं एज वेट्स,
इसको वेरीफाई करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है कि नहीं, और इनर प्रोडक्ट है यानी का मतलब ये चार एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। सो आई हैव वेरीफाइड दिस कि इन दोनों का inner product. Whenever we write down a vector u, it will be a list like u1, u2. अगर R2 में है तो सिर्फ ये होगी, R3 में है तो u3, v3, Rn में है तो up to un होगा. So any vector we write with the indices in the list as components. तो u p inner product का मतलब है u1 v1 और u1 u2 और v1 v2 का इनर प्रोडक्ट। अब फॉर्मूला उसका ये क्या हुआ है, अब देखना है कि ये कम्यूटेटिव या सिमेट्रिक है कि नहीं। तो जाहिर है ये जो प्रोडक्ट हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको अगर हम रिवर्स कर दें तो दैट बिकम्स v इंटू v इनर प्रोडक्ट u, सो देयर इज नो इशू। इसी तरह से जो होमोजेनिटी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप का वो है, you apply it on one side, then you rearrange terms and you see that it is nothing but the other side. Homogeneity can create a problem, but सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन homogeneity वेरीफाई हो रही है, इसमें आप इनकी स्टेप्स पे गौर कर लीजिएगा। ख़ास तौर पे इट इज़ u1 v1 u2 v2, इसके अलावा दो टर्म्स हैं जो कि मिक्सचर है, u1 v2 और u2 v1, ये दोनों नेगेटिव दिए हुए हैं। तो ये सब सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये तीनों तीनों एक्सियम्स आसानी से। पॉजिटिविटी में काम खराब होता है यूँ कि जब आप किसी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ लिखेंगे अंडर दिस रूल, अब v1 स्क्वायर हो जाएगा, v2 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 10 v1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पार्ट तो पॉजिटिव डेफिनेट है, ये पार्ट। अब द क्वेश्चन इज दैट कि फॉर एनी नंबर्स v1 v2, can this negative part exceed this positive part? Our common sense says no, it cannot. और उसके अलावा हमने एक ट्रिक और चलाई हुई, और वो ये कि इसमें से एक v1 स्क्वायर निकालें, इसमें से एक v2 स्क्वायर निकालें, जिसकी वजह से ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया 4v1 स्क्वायर प्लस 9v2 स्क्वायर प्लस v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। जब सारे नंबर स्क्वायर्स की टर्म्स में लिखे गए तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिविटी एग्जाम इस तरह से सेटिस्फाई किया। क्वेश्चन नंबर 24 में मुख्तलिफ इनर प्रोडक्ट दिए हुए। मैं आपसे कहूँगा कि ख़ास तौर पे ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि चार प्रॉपर्टीज़ इनर प्रोडक्ट की इस इनर एक्सियम जो चार हमने अभी कंसीडर किए, ये वाले, ये चार एक्सियम्स, ये इस इनर प्रोडक्ट पर वैलिड हैं कि नहीं। इस पर तो होंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, इस पर तो होंगे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड कि तुम ये वाला एक्सप्लोर करो। और इसी तरह पोलिनोमियल्स जो हैं, इसने एग्जांपल 9 के कहे थे, मैंने 9 के बजाय इनर प्रोडक्ट 9 वाला एग्जांपल 9 के बजाय मैंने इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। हाँ, ये कोई भी पोलिनोमियल जो है, दो डिफरेंट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 2, इनका डिफरेंस जो है, इनमें एक्स के जो कोफिशिएंट्स है उनका डिफरेंस है। एक में a1 b1 c1 है, तो एक में a2 b2 c2 है। As a polynomials can be represented as triplets of numbers a1 b1 c1 a2 b2 c2, and then inner product can be defined like this, which is the Euclidean inner product. So it's very simple to verify these things. ये भी हम काम कर चुके हैं. I hope you can do that. So this was the piece of work that I want to discuss with you as far as exercise 6.1 is concerned. So I'll close it down and go back to 6.2 and orthogonality issue again. We know that if inner product is 0, we say that the vectors are orthogonal. Originally, it was stated only for dot product or the Euclidean inner product, but now we are familiar with many different inner products
polynomials के inner products in terms of integrals, function spaces के polynomials in terms of different इंटीग्रेशन लिमिट चेंज करके मैं इंडियन इनर प्रोडक्ट को चेंज कर सकता हूँ. देन वी कैन हैव अदर इनर प्रोडक्ट जैसे वेटेड इनर प्रोडक्ट है या इनर प्रोडक्ट विच इज जनरेटेड बाय मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स का काम मैंने छोड़ दिया है. नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट इन at least this part of the course or this level of the course. हाँ, अगर किसी को आसान लगता है तो ठीक है, कर ले वो उसको. No, it's not working correct. I have to come closer. अच्छा जी, so orthogonality definitely depends on inner product. Now this heading of the example is interesting, and we have some idea about that previously. So if I have a vector u which is 1 0 and v which is 0, let me make it -1. Now what about Euclidean inner product? Euclidean inner product कहता है कि component wise product ले लीजिए. 1 into 0 plus 0 into -1. So this means u is orthogonal to v. अब मैंने तो यहाँ यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है. अच्छा, let me use some other inner product. uv is equal to u1 v2 minus plus u2 v1. u2 v1. Now in this, what is u1? 1. What is v1? v2 minus 1. Then u2 0, v1 0. This comes out to be -1. अच्छा भाई, इसका मतलब है अंडर दिस इनर प्रोडक्ट ये ऑर्थोगोनल नहीं है. तो सवाल आता है कि क्या ये इनर प्रोडक्ट ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, यानी इनर प्रोडक्ट है कि नहीं. कौन कौन सी? एक तो ये है, एक u प्लस v इनर प्रोडक्ट w शुड बी u प्लस u inner product w plus v inner product w. क्या अभी से? अल्लाह हाफिज. फिर पहुंच के इतला दे देना. अच्छा, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस. ये वेरीफाई करने पड़ेंगे. सो दैट दिस इज, सो वेरीफाई दीज. और फिर कौन सा है? होमोजेनिटी. एंड लास्टली पॉजिटिविटी. Anyways, I was just pointing out with respect to the example heading, orthogonality depends on the inner product. You change the inner product, two vectors which were in orthogonal in one inner product may not be orthogonal in another inner product. जो कि इसने यहाँ वेटेड में करके दिखाया हुआ है. Orthogonal vectors in P2, ये example मुझे लग रहा है मैं डिस्कस कर चुका हूँ. Yes, I have discussed this. Orthogonal complement. This was the point that we had to
come to. Just let me say a few words about the term complement. I think in the study of mathematics, you first use this term complement as given an angle theta, then the complement is 90 minus theta. यानी आप अगर XY प्लेन पे एक एंगल ले रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा, तो अब रिमेनिंग 90 में से जो है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा. Then you studied the term complement in sets. So complement angle, complement set. You have a universe, you have a set, which is a subset of the universe. Then the universe minus the set, which is a set of x belongs to U, but x does not belongs to A. तो A के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, so you say that this becomes what we call A complement denoted by this or A prime. अच्छा, ये दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. अगर कोई पॉइंट जो है वो इस पार्ट में है तो वो पॉइंट इस पार्ट में नहीं होगा, और जो पॉइंट इस पार्ट में वो इस पार्ट में नहीं होगा. जो इस लाइन पे है वो कॉमन होंगे, लेकिन हम जो इस जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल थीटा को, उनमें से कोई पॉइंट 90 माइनस थीटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि लाइन जो है वो इस वाले इस पार्ट का हिस्सा है. Whereas here, when you consider universe and a subset, तो हर एलिमेंट सबसेट का जो है वो यूनिवर्स का हिस्सा तो है, लेकिन अगर मैं ये सेट लिखूं तो अब इस सेट में इस सेट का कोई पॉइंट नहीं है, सो नथिंग कॉमन बिटवीन देम. अब हम जो कॉम्प्लीमेंट की बात करने जा रहे हैं वो ऑर्थोगोनलिटी के नुक्ता नजर से है. सो हम देख चुके हैं कि कुछ वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं, कुछ नहीं होते. सो अगर दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 है तो वो ऑर्थोगोनल है, और अगर दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 नहीं है तो वो ऑर्थोगोनल नहीं है. बट नाउ वी वांट टू लुक फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव. जैसे ये एक लार्ज पर्सपेक्टिव है, एक यूनिवर्सल सेट है, उसका एक सबसेट है, उस सबसेट के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, सो इट्स अ लार्जर पर्सपेक्टिव. तो हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने जा रहे हैं, और मैं इसमें पहले आपको एक सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस करता हूँ. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. अगर ए मेरे पास सेट हो एलिमेंट्स x0 का, such that x can be any real number, तो ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिकली? Would someone want to comment कि ये सेट किन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द xy प्लेन? जी, somebody said something. x-axis को represent Yes, so this is x-axis. अच्छा, what about the set this? Oh, notation does not matter here. What does this test set represent? What points are represented by this set? y. Y. The y-axis. Now, what about A intersection B? Is there a common point? Origin.
The origin. Origin. Right? Any other common point? No. And G. Any other common point between x-axis and y-axis? No, sir. तो A इंटरसेक्शन B में से अगर मैं जीरो यानी ओरिजिन का सेट निकाल दूं तो बाकी जो बचा वो एम्प्टी सेट है। ठीक है ना? अच्छा, अब आए कि एक वेक्टर लें आप A से और एक वेक्टर लें आप B से। तो A का वेक्टर जो है दैट विल बी समथिंग लाइक अल्फा 0 और यहाँ पे होगा समथिंग लाइक zero beta. 0 beta. So what's the Euclidean inner product? Alpha into 0 plus 0 into beta. Now this is any vector in A, this is any vector in B, or this is any vector along x-axis, this is any vector along y-axis. So x-axis का कोई भी वेक्टर और y-axis का कोई वेक्टर लें तो उनका इनर प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट 0 है. So this means A and B are orthogonal sets. तो ये जो प्रॉपर्टी हम यहाँ एग्जिबिट कर रहे हैं कि दो सेट हमने बनाए जो डिसजॉइंट है एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट. ठीक है ना? और उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों सेट जो हैं इनके एलिमेंट्स या वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं. तो वी हैव फाउंड दैट every vector in A is orthogonal to every vector for each u belongings to A and for each v belongings to B, the dot product Euclidean is 0. This means each u belongs to A and each v belongs to B are orthogonal to each other. So this can be stated by saying A is orthogonal. भाई कब पढ़ोगे तुम एफडीएस? पढ़ोगे कब? पढ़ना शुरू करना है फिर तभी तुम पढ़ोगे। ऐसा करना कल से शुरू करना. Before I write down this last line, the punch line, we have every vector in A and every vector in B mutually perpendicular or orthogonal, and A intersection B is only zero vector. So हम इस कंडीशन को कहते हैं कि A is orthogonal complement of B. So this is a very simple example. I can make it more complicated by considering geometrically R3. Let me make a set which has elements A, 0, B. A and B are any real numbers. And B is a set 0, T, 0, where T is any real number. Now, geometrically, what the set A is representing, that means what points of this space
are contained in the set A. Sir, XZ plane के सारे point? Yes, this is XZ plane. And what about this? This is only Y-axis. This is only Y. Y-axis. Okay. Anything common between them? Any point which is common to these two? Or they are disjoint sets? Disjoint sets, sir. Joint. What about 0, 0, 0? Zero vector. Zero vector is there in the intersection. Even Otherwise, they are disjoint sets. कोई और वेक्टर कॉमन नहीं है इनमें. So we can say that A is orthogonality. Let me check orthogonality. A0B, any point in A dot 0T. अच्छा, थोड़ी देर तक हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते रहेंगे in order that we demonstrate all the ideas. हाँ भाई, डॉट प्रोडक्ट यूक्लिडियन ले रहे हैं. A into 0 plus 0 into T plus B into 0. And we see that every vector in A and every vector in B are orthogonal to each other. So this means, and the only common point is zero vector. So A is orthogonal complement of B. Now these were simple examples to demonstrate the basic idea, and I'll go back to some proper definitions and notation. We have some vector space. We have a subspace W. Set of all vectors in V that are orthogonal to every vector in W is called the orthogonal complement of W and is denoted by this. ये नोटेशन मजे की है. कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए ऊपर C लगा देते हैं, यहाँ पे ऊपर परपेंडिकुलर के निशान बना रहे हैं. Orthogonal complement. Now, when we write down W and W orthogonal, तो W सबस्पेस है V का. अब V में वो तमाम वेक्टर्स जो W में नहीं हैं, लेकिन W के हर वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं, उनका सेट बनाऊं तो वो सेट कहलाता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, जिसकी एग्जांपल हम डेमोंस्ट्रेट कर चुके थे. और हम ये भी देख चुके कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन जो है वो जीरो वेक्टर होता है. Now the same thing is presented here as theorem. एक बात तो ये कही हमने डिफाइन करते हुए ये टर्म समझ की कि आपके पास एक लार्जर वेक्टर स्पेस है. Here in this first example, what's the larger vector space? The larger vector space is the whole xy plane. That is R square was my phi, and this was my W, and this came out to be my W complement. Okay? And in this example, what's the larger vector space? So V is equal to R cube. अगर मैं इसमें से इसको ले लूं W, तो this can be taken as W complement. सर, तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि zero vector is the orthogonal complement of any vector in the space? So let us look at that theorem, which whatever it says, we have already discussed it in the example demonstration. Yes, somebody is asking something. Yes, sir, I was just asking that can we say that zero vector is the orthogonal complement of any vector in the space? You're talking about a subspace
which contains only the zero vector. I use compact notation. एक सब स्पेस जिसमें सिर्फ जीरो वेक्टर है, तो ये यकीनन जिस वेक्टर की भी सब स्पेस है ये, उसकी बाकी तमाम सब स्पेसेस जो हैं इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हैं. यस, ट्रू. ना यहाँ थ्योरम में जो दो बातें कही गई है, एक पे तो हम पहले से नजर रखे हुए हैं. दूसरी बात ये कही है उसने कि अगर W सब स्पेस है तो W का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो भी सब स्पेस होगा. ना इन द एग्जाम्पल वी हैव दिस सिचुएशन. अगर यहाँ x एक्सिस सब स्पेस है तो y एक्सिस भी सब स्पेस है. किसका? R स्क्वायर. और सिर्फ यही नहीं, और भी सब स्पेसेस हो सकती हैं. एनी लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन इज अ सब स्पेस, बट दे आर नॉट ऑर्थोगोनल टू दीज टू सब स्पेस. हाँ, एक सब स्पेस ये W1 बना दूं मैं, जिसमें वो तमाम पॉइंट्स हों जो लाइन y इक्वल टू x पे हैं, और एक और सब स्पेस ले लूं जो ओरिजिन से गुजर रही है, यानी ये y इक्वल टू x ले लूं और y इक्वल टू माइनस x ले लूं. तो ये जो लाइन है इस पर जो पॉइंट्स हैं वो एक किस्म के होंगे, और इस पे जो पॉइंट्स हैं वो a माइनस ए किस्म के होंगे. नहीं, उल्टा 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 उल्टा. माइनस ए एक किस्म के होंगे, और इनका डॉट लो तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर जीरो हो गए. तो ये एक W1 वाई इक्वल टू एक्स से बन रहा है, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स से W1 का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है. एनीवे, मैं ये चाहूंगा कि जरा ये जो प्रूफ दिया हुआ है इसको आप एक्सप्लोर करें. आई एम हियर फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट जो कि मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, और आपकी होपफुली समझ में भी आ गया है. और ये बात भी अब खासी ट्रिवियली महसूस होगी कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब स्पेस खुद होगा. So we treat this as an axiom rather than theorem, and then we move on basis of an orthogonal complement. आपको याद होगा कि हमने जब AX is equal to B से related issues डिस्कस किए थे, रो स्पेस, कॉलम स्पेस और नल स्पेस, ये तीन स्पेसेस जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि रो स्पेस is orthogonal complement of column space. Not for column space, rather null space. Whereas column space is complement of what? Did we discuss anything about this? I don't remember, but आ जाएगा भी याद. ये तो डेफिनेटली हमने किया है. So we are given four vectors and they span a subspace of R6. R6 का सबस्पेस क्यों है? इसलिए कि ये खुद वेक्टर्स जो हैं इनके कंपोनेंट्स 6 हैं, तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ R6. और सिर्फ 4 अगर वेक्टर्स से मैं सब स्पेस बना रहा हूँ तो वो सब स्पेस जो है वो सब स्पेस ही होगी. R6 पूरा नहीं स्पैन हो सकता, वी नो दैट ऑलरेडी. लेकिन उससे कहा है कि सब स्पेस
the subspace W is the same as the row space of this matrix. मैट्रिक्स कैसे बनाया भाई? ये पहला वेक्टर पहली रो, दूसरा वेक्टर दूसरी रो, तीसरा वेक्टर तीसरी रो, चौथा वेक्टर चौथी रो. Since the row space and null space of A are orthogonal complements, हम ये बात कर चुके हैं पहले, our problem reduces to finding a basis of the null space of this matrix. अच्छा जनाब, ये जो है प्रॉब्लम, इसको मैं सॉल्व करके डिस्कस करूं या चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं ना. बाकी देखी जाएगी. So what I've just done is copied the problem and I paste it here. यहाँ पे paste नहीं होगा. Here I copy the problem and here I want to paste it. Oh, इस पे paste नहीं होगा. यहाँ paste होगा. Where I'm working here. Can you see this page where I've copied the matrix? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you know, Yes, sir. you know how to reduce this matrix to find out the rank and the dimension of the row space. Minus 2 R1 plus R2. Please keep track of my arithmetic. Minus 2 R1 plus R4. Zero. And then we get what? 1, 3, minus 2, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0. Oh. 0, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 0, 5, 10, 0, 15, 0, 0, 4, 8, 0, 18. I'll write down first row in its place, second row in its place. After reducing the fourth row, I bring it to the second place. Minus 4 R2 plus R4. 0, 0, 0. Minus 4 into 3 minus 12 is 6. Or minus 5 R2 plus R3. 0, 0, 0, 0. And minus 5 R 0. So we say that rank is 3. So the row space has dimension 3. And I can say that row space is alpha times 1, 3, minus 2, 0, 2, 0.
प्लस बीटा टाइम्स सेकेंड वेक्टर, या अब ये वाली फॉर्मेट जो आ गई है रिड्यूस वाली, ये लिख दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है. It is very obvious that these three rows are linearly independent, which are remnants of the rows of the actual matrix 0, 0, 0, 0, 0, 6. So this is the row space, and to find the null space, we use this x1, x2, x3, x4, x5, and x6. We have x6 जो है वो फ्री नहीं है, तो x6 के बारे में क्या कहेंगे आप? ये ax इज इक्वल टू 0 की फॉर्म चल रही है, यहाँ पे 0, 0, 0, 0 है, तो x6 इज 0. x5 एंड x5 इज फ्री बिकॉज इसके कॉलम में लीडिंग एलिमेंट नहीं है. व्हाट अबाउट x4? x4 के कॉलम में भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है. T, which is another free variable. x3 के बारे में क्या ख्याल है? x3 is equal to minus of 3x6, which is 0, minus of 4, minus of 2x4, so x minus of 2t. What about x2? x2 में भी फ्री वेरिएबल नहीं है, लीडिंग एलिमेंट नहीं है, तो फ्री वेरिएबल stu. And what about x1? Minus 5, 2 times x5. x5 is where? So minus 2 times s, plus 2 times x3, plus 2 times x3, so minus 4t. And minus 3 times x2, so minus 3u. So what is my null space? Null space S. Appears in x1? Yes, minus 2. Appears in x2? No, 0. Appears in x3? No, 0. x4? No, 0. x5? Yes, 1. x6? No, 0. Plus t times. Second, t appears in the first variable? Yes, minus 4. Second, no. Third, yes. Fourth, yes. Fifth, no. Sixth, no. Plus appears, u appears in x1, yes. In x2, yes. In x3, no. In x4, no. In x5, no. In x6, no. Now this is the null space. Now every vector in a row space, for each u belonging to row space, for each v belonging to null space, u dot v should be 0. And that will mean that row space is orthogonal complement of null space. Verify कर लें. Minus 2 plus 2, 0. Minus 4 plus 4, 0. Minus 3 plus 3, 0. ये तो हो गया. जुबानी चेक करने होगा, ये हम पहले कर चुके हैं. So nothing new. So I go back to 6.2. And that is it for article 6.2, जिसमें हमने और सबसे अहम कॉन्सेप्ट जो बिल्ड किया है वो इनर प्रोडक्ट चेंज करने से ज्योमेट्री चेंज होती है, एंगल चेंज होता है, यूनिट सर्किल चेंज होता है. एक्सरसाइज 6.2 आपसे क्या डिमांड कर रही है?
apart from matrix questions. R2, R3, R4 have Euclidean product in each point cosine of the angle. आप कोसाइन ऑफ द एंगल आप मालूम कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको मना कर चुका हूँ मैट्रिसेस, हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गेविटी को कम करने के लिए कोर्स की लंबाई इसको कम। ये गिवन वेक्टर्स के दरमियान यूक्लिडियन प्रोडक्ट निकालें, ज़रूर निकालें, लेकिन कोई वेटेड एनआर प्रोडक्ट भी ट्राई करें। अच्छा, मैं जब कह देता ना वेटेड एनआर प्रोडक्ट, मैं जैसे यहाँ पे आप कहूँ कि ये सब के सब यहाँ तक, ये सब R3 है ना? नहीं, पहले 3 R3 है, R3 है। तो इनमें आप यूनिट जो है 3U1 V1 प्लस 4U2 V2 प्लस V3 U3 V3, इसमें भी निकालें, देखें कि ये ऑर्थोगोनैलिटी आती है कि नहीं आती गिवन वेक्टर। ये R4 में है तो एक इनर प्रोडक्ट यहाँ भी आप ये दोनों जो है ये R4 के हैं, ये R2 का है। आपको बाहर नजर आ रहा है कि यूक्लिडियन प्रोडक्ट में -AB प्लस AB ये ऑर्थोगोनल हैं, लेकिन व्हाई नॉट कंसीडर 2U1 V1 प्लस 3U2 V2, अब ऑर्थोगोनल है कि नहीं? तो इस तरह की प्रॉब्लम देख लीजिएगा। मैट्रिसेस वाले प्रॉब्लम मैं आप छोड़े जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम जरूर कीजिएगा। अच्छा भाई, ये एक्सरसाइज की प्रॉब्लम से मैं कुछ आपको सॉल्व भी करके दे दूंगा। ये अभी हमने इस तरह का फाइंड द बेसिस ऑफ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब स्पेस ऑफ आर एंड स्पैन बाय वेक्टर्स। इन वेक्टर्स से सब स्पेस बनेगी आर एन क्या है, उसने R3 R4 R5 सबके प्रॉब्लम दी हुई है, इसलिए उसने RN लिखा। तो ये वेक्टर्स जो हैं इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हैं, उससे एक सब स्पेस बनेगी R3 की, उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालें, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो प्रॉब्लम जो लास्ट टाइम मैंने पार्शली डिस्कस करना शुरू कर दी। मैं एक सेट लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड बेसिस इन R3। क्या होता है भाई स्टैंडर्ड बेसिस इन R3? इन एनी डायमेंशन स्टैंडर्ड बेसिस मीन हर बेसिस वेक्टर में सारे कंपोनेंट जीरो में सिवाय एक कंपोनेंट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट R3। R3 का स्टैंडर्ड बेसिस, R3 का कोई भी वेक्टर बिलोंग टू R3 अगर वो यूं लिखा जाए, so this can be written as E1 E2 E3 standard notation for you are familiar with this idea। तो हम फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 - 2 5 एक वेक्टर है, तो ये जो है ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड बेसिस में। स्टैंडर्ड बेसिस में लिखने का मतलब है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है 1 0 0 0 1 0 and 5 times 0 0 1, and this is simple to write down because standard bases have a special property जिसकी वजह से मुझे किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स या कोऑर्डिनेट्स लिखना जो है वो बहुत आसान काम है। ये आसानी कैसे है? how the standard basis provide this luxury के
the coordinates of vector are the numbers that are used to write down the vector. So we are to think about that. Now, in order to think about that, मैं कहता हूँ जी मेरा वेक्टर स्पेस जो है वो Rn है और इस वेक्टर स्पेस में मेरे पास एक सेट है वेक्टर्स का v1, v2 up to vr subset of v. A is linearly independent, but not necessarily spanning the whole vector space, and contains mutually orthogonal vectors. अच्छा भाई अगर वेक्टर्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हों तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे? हमने क्यों कहा अलग से कि लीनियरली, क्या जरूरत थी इसकी? अगर हम सिर्फ इतना कहते कि ये वेक्टर्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं काफी नहीं था? अच्छा, इसके लिए पहले तो ये सोचते हैं कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है. दिस मीन्स vi dot vj is equal to 0 if I is not j. यानी इनमें दो डिफरेंट वेक्टर्स लें और उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 0i यानी वो ऑर्थोगोनल हो. लेकिन vi dot vi is not 0. तो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये है एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं लेकिन खुद वेक्टर अपने आप से तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता. एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में सेल्फ जीरो सिर्फ उस वक्त होता है जब वो वेक्टर खुद जीरो होता है. और अब हम कुछ अरसे तक जीरो वेक्टर जो है उससे हम दूर रहेंगे. जरा इसको दफा कर परे फेंके. So these are non-zero vectors. Let u is equal to not equal to u belongs to my my vector space, and I want u to be written as a linear combination of these vectors. I can do that as c1 v1 plus c2 v2 plus मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट इस वक्त इसीलिए कहा हुआ है कि मैं ये काम कर सकूं. अगर ये स्पैन भी करता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं. और नहीं भी करता तो कोई हर्ज नहीं. लेकिन ये जो लिख रहा हूं मैं दिस मीन्स ए स्पैन बी, क्योंकि उसके बगैर ये नहीं लिख सकता. मुझे ये वेट्स निकालने हैं. इसके वेट्स निकालने का काम कैसे करते थे आई होप यू रिमेम्बर. मगर यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. What about if I take the dot product of u with v1? What will be the result? c1 v1 plus c2 v2 plus cr vr dot v1. So c1 v1 dot v1 plus c2 v2 dot v2 v1. तो v1 का डॉट आएगा किसके साथ? हर वेक्टर के साथ. ठीक है जी.
इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, v3 डॉट v1 का रिजल्ट क्या होगा, v4 डॉट v1 का रिजल्ट क्या होगा? जनाब क्या होगा? 0। सिर्फ क्या बचेगा? c1 v1 डॉट v1। इसका मतलब c1 इज इक्वल टू व्हाट? u डॉट v1 अपॉन v1 डॉट v1। ऐसी चीज हमने पहले कहीं देखी है? u1 डॉट v1 अपॉन नॉर्म ऑफ v1 स्क्वायर। प्रोजेक्शन का सर। यस, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में यहाँ v1 और लगा होता है, ये प्रोजेक्शन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो सिमिलरली अगर मैंने ये काम u डॉट v1 से शुरू किया था, अगर मैं u डॉट v2 से शुरू करता, ये खत्म होता c2 v2 डॉट v2 पे। इसका मतलब है c2 आता u डॉट v2 अपॉन नॉर्म ऑफ v2 स्क्वायर। ये करता चला जाता, तो cr इज इक्वल टू u डॉट vr अपॉन नॉर्म ऑफ vr स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि c1 c2 c3 सारे पता चल गए इस ऑर्थोगोनलिटी की प्रॉपर्टी से। लिहाजा u के वेक्टर्स वेट्स निकल आए, u डॉट v1 अपॉन नॉर्म v1 स्क्वायर, उसके साथ v1 लगा हुआ, प्लस c2 u डॉट v2 अपॉन नॉर्म ऑफ v2 स्क्वायर, उसके साथ v2 लगा हुआ, और cr u डॉट vr अपॉन vr स्क्वायर, इसके साथ vr लगा हुआ। नतीजा ये निकला कि इफ is orthogonal basis, ना सिर्फ उसको लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए था बल्कि उसको स्पैन भी करना चाहिए था। We saw this all through and we found that अगर ये ऑर्थोगोनल बेसिस है तो किसी भी वेक्टर के वेट्स निकालना आसान है। मुझे सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत है जो मैं प्रोजेक्शन में कैलकुलेट कर चुका हूं। अच्छा, one last thing before I start the quiz. If B is equal to V1, V2, VR is an orthonormal basis of V, ऑर्थोनॉर्मलिटी का क्या मतलब? ऑर्थोगोनल प्लस यूनिट यानी नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। इसका मतलब है vi डॉट vj is equal to 0 if you take different unit vectors and vi dot vi is 1, यानी ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं। अच्छा, अगर ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं तो अब u c1 v1 plus c2 v2 up to cr vr will reduce to what?
अगर हर V1, V2, V3 अप टू VR नॉर्मलाइज होने की वजह से ये यहाँ तक पहुंचे थे, अगर अब वो यूनिट वेक्टर भी है तो अब इसमें क्या फर्दर चीज ऐड होगी या रिड्यूस होगी? If V1 is unit vector, what you will write for that here? वन के इक्वल होगा सर। 1 के इक्वल V2 नॉर्म स्क्वायर। सारे वेक्टर्स अगर इस बेसिस में यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका अंदर नीचे के सारे नंबर्स जो हैं 1 है। दैट मीन्स दिस इज रिड्यूस टू u dot v1 v1 plus u dot v2 v2 and so on up till u dot vr vr. So ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होना जो है उसमें किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना इज दिस मच सिंपल. So Ci is just u dot vi, whereas in this case Ci is equal to u dot vi upon norm of vi square. ना ऑर्थोगोनल हो ना नॉर्मल हो, ऑर्थोनॉर्मल नहीं हो, ऑर्थोगोनल नहीं हो, और फिर तुम किसी वेक्टर के वेट्स निकालो किसी भी बेसिस में, तो फिर तुम्हें सिस्टम इक्वेशन डेवलप करने का पड़ेगा, और उसके बाद C1, C2, C3, C4 सॉल्व करना पड़ेगा. बट ऑर्थोगोनलिटी की वजह से हमें ये फैसिलिटी मिली और ऑर्थोनॉर्मलिटी की वजह से हमें ये फैसिलिटी मिली. The things are becoming easier and easier, and that makes us to land into the region of Gram-Schmidt process of orthonormalization. मैं ये डिस्कस करूंगा कल इंशाल्लाह, and that will be the last topic. हम जितनी भी चीजें हैं पढ़ रहे हैं आजकल, उसके लिए सारा की बुनियाद जो है वो हम बना चुके हैं. So let's have a quiz. मैंने आपसे ये कहा था कि ये क्विज तो अनाउंस है लेकिन टॉपिक अनाउंस नहीं है. कुछ रिक्वेस्ट आई कि सर छठा चैप्टर अभी हमने नहीं देखा है सही तरह से, तो मैंने फिर ये किया कि 5वें चैप्टर से एक सवाल बना दिया, और वो सवाल मैंने क्विज नंबर 3 में डाल दिया, और वो अब आपके सामने आ रहा है. आ गया? हेलो, कैन यू सी द quiz question? Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं है कितना, अभी अभी नजर पड़ी तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ. गुड. ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके लिए आपने क्या क्या करना है? सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें आइगन वैल्यू प्रॉब्लम की एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करें, आइगन वैल्यूज निकालें एसोसिएटेड विद द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. जब आप आइगन वैल्यूज निकाल लें तो ये बताएं कि हर आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है. ये बताएं या ना बताएं, लेकिन आइगन स्पेस हर आइगन वैल्यू की निकालें. और आखिर में एक रीजन ये बताएं कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल क्यों नहीं, और अगर डायगोनलाइजेबल है तो मैंने ये लिखा ही नहीं कि क्या करें.
तो अगर आपके पास डायगोनलाइजेबल आ जाए तो आप sorry, I had disconnection, but it got connected again. Where is the question paper? Here is the question paper, and I asked Atika, your TA, that उसको अब आप उस पे शेयर कर दें WhatsApp पे, ग्रुप पे. Let us see उसने शेयर किया नहीं किया. अरे पता नहीं उसने शेयर किया कि नहीं किया. Sir, how much time do we have? Sir, आमिर ने probability theory के final class schedule की हुई है 4 बजे. कितने बजे? अभी 4 बजे. रेगुलर क्लास है? सर कह रहे थे नेशनल वो NTHP के इंटरव्यूज हैं तो उन्होंने आज 4 बजे शेड्यूल की हुई थी. फाइनल क्लास है. हाँ यस सर सेम. अब मैं क्या करूं? 4:30 आई गेस सर. मैंने भी तो क्विज शेड्यूल किया हुआ था ना. आप मुझे कह सकते थे कि क्विज है हमारा. क्विज सर में वी थॉट क्लास टाइमिंग्स में हो जाएगा. क्लास टाइम में अरे छोड़ो तुम लोग 10-15 मिनट दो. कहाँ से जितनी देर मर्जी आपको दे दूं. 5 मिनट दूं तो आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करते हो. 20 मिनट दूं तो 40 मिनट 60 मिनट घंटा 2 घंटा. फिर कहते हो इंटरनेट में ये प्रॉब्लम. एनीवेज ये प्रॉब्लम तुम जल्दी जल्दी करके भेज दो मुझे. मुझे नहीं भेजो, आतिका को भेजना. एंड आई एम शेयरिंग इट ऑन व्हाट्सएप. हाँ आतिका डेडलाइन 6 बजे कर दी भाई उसने. ठीक है. This deadline is without a deduction of marks. There may be another deadline, and that will be with deduction of marks. So I was telling you that characteristic equation, eigenvalues, eigenvalue की algebraic multiplicity, हर eigenvalue से SVP eigen space निकालनी है. और ये रीजन देनी है अगर डायगोनलाइजेबल नहीं है तो क्यों नहीं है. ये मैंने कल पूछा ही नहीं कि अगर डायगोनलाइजेबल है तो क्या करना है. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डायगोनलाइजेबल है तो बस बता देना कि डायगोनलाइजेबल है और क्यों डायगोनलाइजेबल है. रीजन दे देना उसकी. ओके. तो आप तो 4:30 मांग रहे थे टाइम. आतिका ने तो 6 बजे तक का टाइम दे दिया है. तो ठीक है फिर मैं आराम करूं. तो मैं कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर लेना. ओके. यस सर. यस सर. I stopped. सर ये 6 बजे तक है ना?